Hello everyone, it's me Knowledge Thirst here. I hope you all are doing great. In today's module, I am starting a second lecture of finance that is on time value of money. Last time I have discussed various concepts, the major types of finance, and the three decisions that are very crucial to understand by the individuals and corporate organizations and government to further proceed with difficult concepts and theories of फाइनेंस ओके सो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट आप उन्हीं को देखिएगा फर्स्ट लेक्चर को देन यू शुड मूव ऑन टू दिस टॉपिक सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी गाइस इस वर्ड से ही हमें इसकी मीनिंग पता चल जाती है मनी वी नो दैट कि पैसे की बात हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ मनी वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन लास्ट लेक्चर तो पैसे की बात तो होगी लेकिन हमने पैसे की बात किस पर्सपेक्टिव में की है इन पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम टाइम यानी हम सालों मंथ्स और इनकी बात कर रहे हैं दिनों की टाइम वैल्यू ऑफ मनी इट मीन्स कि पैसे की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में यानी 2022 में अगर हम 100 रुपीज़ को लेते हैं तो इन 100 रुपीज़ की वैल्यू 2022 में डिफरेंट है 2023 में डिफरेंट हो सकती है 2024 में डिफरेंट हो सकती है और अगर हम पहले की बात करें पिछली बात तो 2010 में इस 100 रुपीज़ की वैल्यू डिफरेंट थी मकसद यहाँ हम इम्पोर्टेंस बताते हैं मनी की इन पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम आई होप आप ये बात समझ गए होंगे नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ वैल्यू व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू वैल्यू कम है या वैल्यू डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है 100 रुपीज़ अगर हमारे पास अभी 2022 में है 5 साल भी हमारे पास वो 100 रुपीज़ होंगे सेम कागज़ का टुकड़ा सेम चीज़ है तो हम कैसे बोलते हैं डिफरेंट है नाउ डिफरेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इट्स परचेजिंग पावर वैल्यू का मतलब अमाउंट का फ़र्क नहीं है अमाउंट तो वही रहेगा जो पहले था हम बात करते हैं परचेजिंग पावर की यानी जो अब 100 रुपीज़ हमारे पास प्रेजेंट टाइम में मौजूद है ना उन 100 रुपीज़ की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी बनस्पत जो हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे अब आपको ये बात समझ में आई हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ आइडिया that the money available at the present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. नाउ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई जो भी पैसा हम आज रिसीव करते हैं प्रेजेंट टाइम में यानी 2022 में अगस्त के 2022 में जो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं उसकी वैल्यू 100% ज़्यादा है बनस्बत जो हम फ्यूचर में अगले साल 2024 में 2025 या 2026 में रिसीव करेंगे यानी पैसे की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा होती है उसी पैसे की वैल्यू बनस्बत जो हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे आज के 5 रुपये इज़ बेटर देन द 5 रुपीज़ वी विल रिसीव इन फ्यूचर ये तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी परचेसिंग पावर का मकसद भी क्या होता है यानी हम ज़्यादा चीज़ 100 रुपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें दैट इज़ परचेसिंग पावर नाउ अ बिग क्वेश्चन मार्क इज़ दैट कि भाई वाई प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा बेटर है उसकी वैल्यू पैसे की ज़्यादा है फ्यूचर से नाउ कम्स द थ्री मेजर पॉइंट्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं ये बड़ा पॉइंट जो हम बार बार बोल रहे हैं कि आज का पैसा इज़ बेटर देन द मनी वी विल रिसीव इन फ्यूचर नाउ दीज आर द फॉलोइंग रीजंस फर्स्ट इज रिस्क यानी अनसर्टेनिटी देखिए कोई भी इंसान जो भी प्रेजेंट टाइम पे होगा उस चीज़ की तो हमें सर्टेनिटी होती है राइट अभी हमारे हाथ में 100 रुपीज़ आ गए तो हमारे पास सर्टेनिटी ये हमारे पास मौजूद है ना लेकिन क्या हम फ्यूचर की बात को पहले ही कंफर्मिटी के साथ बोल सकते हैं अगर हमें कोई बोलता है कि भाई 3 साल बाद आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे तो क्या हमें 100% श्योरिटी है कि हमें मिल पाएंगे नहीं ना ऑब्वियसली देयर सम काइंड ऑफ अ रिस्क है भाई कोई ऐसा फैक्टर आ गया उस कंपनी की खुद वो बैंकरप्ट हो गया सपोज उसको 1 लाख या 100 रुपीज़ जो भी देने थे वो दे ना पाया देन रिस्क इन्वॉल्व है अनसर्टेनिटी है इसीलिए हम कहते हैं कि अभी हमें पैसा मिल जाता है तो वो रिस्क फ्री हो जाता है ऐसा है कि हमें सर्टेनिटी हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है फ्यूचर में मिल पाए ना मिल पाए कितना मिले ज़्यादा मिले नहीं पता
इसीलिए कहते हैं कि वक्त में अभी प्रेजेंट टाइम में मनी की वैल्यू ज़्यादा है, वन ऑफ द रीज़न। द सेकेंड रीज़न इज़ इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन क्या होता है? In an inflationary economy, the money received today has more purchasing power than a money to be received in future. In other words, a rupee today represents a greater real purchasing power than a rupee in future. Inflation means the situation in which the prices of overall commodities increases and the purchasing power of a money decreases। दो चीज़ें हो रही, यानी हमारे जो कमोडिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, पेट्रोलियम है, ग्रॉसरीज हैं, डिफरेंट शुगर है, ऑयल है, पत्ती है, वट एवर द थिंग्स आर, ओके, इन सब चीज़ों की जो कीमत होती है ना, प्राइस, वो बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है और मनी की वैल्यू कम हो जाती है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं गाइस। यू नो कि आहिस्ता आहिस्ता हर साल हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जो चीज़ें हम पहले 1 रुपए में हम चार चार सुपारी, चार चार टॉफ़ीज़ लिया करते थे। इफ़ यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड, तो हम कितना खुश होते थे, या इन 1 रुपीज़ वी आर गेटिंग 4 और इवन 8 टॉफ़ीज़। हम लोग कितना खुश हो जाते थे, मज़े मज़े से खाते थे। बट एट प्रेजेंट टाइम इन 2022 यू कैन सी कि 1 रुपीज़ में हार्डली हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। इज़न्ट इट? ये क्यों हुआ? क्योंकि जो पहले टॉफ़ी 8 8 मिलती थी, अब उन टॉफ़ीज़ की प्राइस बढ़ गई और हमारी मनी की वैल्यू कम हो गई, यानी उस 1 रुपए की अब कोई वैल्यू नहीं है। पहले हम 1 रुपए में पता नहीं कितनी चीज़ें लेते थे, अब उस 1 रुपए में हम शायद एक टॉफ़ी भी मुश्किल से ले सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मली जो भी हमारी कंट्रीज़ की बात करें, कहीं भी इन्फ्लेशन डे टू डे इंक्रीज़ होती है। सो इन्फ्लेशन एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई आज का पैसा बेहतर है कल के पैसे से। आजकल तो 500 रुपीज़ भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। सो डोंट नो दैट कि भाई आफ्टर 10 ईयर्स मे बी इस 500 की तो कोई वैल्यू ही ना हो, अब फिर भी कुछ तो वैल्यू है, बाद में बिल्कुल ही ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे फोकस करना चाहिए कंपनीज़ को। The third reason is consumption. Individuals generally prefer current consumption to future consumption. Obviously, अगर अभी मुझे कहते हैं कि 2000 आपको 2 सालों बाद मिलेंगे और एक ऑप्शन मिलता है कि 2000 मुझे अभी मिलेंगे, ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी? आई विल प्रेफर कि भाई मुझे 2000 अभी दो। क्यों? बिकॉज आई कैन इन्वेस्ट इन सम एक्टिविटी, लाइक मैं यहाँ पे या तो 2000 की कोई ड्रेस लेके आ जाती हूँ, or I can watch a movie and purchase a watch or anything other accessories। क्यों फ्यूचर में? भाई 2 साल बाद मुझे किसी चीज़ का भरोसा नहीं है, मुझे अभी चाहिए। सो कंजप्शन इज़ द थर्ड रीज़न जिसकी वजह से हम टाइम वैल्यू की बात करते हैं। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एन इन्वेस्टर कैन प्रॉफिटेबली यूज़ द रिसीव मनी टुडे टू गेट अ हायर रिटर्न टुमारो। सबसे मेजर रीज़न जो है इन्वेस्टमेंट। अगर एक पैसा मुझे 5 साल के 6 साल के बाद अगर मिल रहा है 5,000, तो भाई मुझे तो नहीं पता 6 साल तक इंतज़ार करूं, जब मुझे वो 5,000 मिलें मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करूं। तो ऑब्वियसली हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता। लेकिन अगर हम अभी 5,000 अर्न करते हैं, 500 रुपीज़, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट सिंपली मीन्स कमिटमेंट ऑफ योर मनी, यानी आप अपना पैसा दे कमिट कर रहे हो, कहीं जगह पे लगा रहे हो। क्यों? टू अर्न सम प्रॉफिट ऑन इट। फ्यूचर में 5,000 रिसीव हुआ तो उस पर आप क्या अर्न करोगे? जब 5 साल गुजरे उसके बाद आप कहीं इन्वेस्ट करो। अभी मिल गए तो अभी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। सो दिस इज़ द फोर्थ रीज़न ड्यू टू विच वी कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। One of the example I also give you here, that let's suppose if we have 100 rupees today in present time in 2022, up from that 100 rupees we can purchase 10 eggs. Why? Because each egg is of rupees 10। 10 रुपए का है तो कितने हमारे पास आ गए? कितने आ गए 100 रुपीज़ में से? 10। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का एक एग है, मुझे 10 लेने तो वो 100 रुपीज़ में आएंगे। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स जो 10 रुपीज़ का था एग, वो 12 रुपए का हो गया है। कितने का? 12 का।
तो अब सेम 100 रुपीज़ में से मैं कितने एक्स ले सकती हूँ? 9। 10 नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि 10 एग लेने हैं तो मुझे 120 रुपये अब चाहिए होंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई? पहले के 100 थे, अब के 100 में फ़र्क है, क्योंकि अब मैं सिर्फ 9 एग्स ले सकती हूँ, पहले मैं कितने ले सकती थी? 10। अगर मैं उन 100 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर देती कहीं, तो ऑब्वियसली वो 100 से मे बी 120 और 130 बन जाते, तो मैं ईजिली उससे सेम वैल्यू यानी सेम 10 एग ले सकती थी। सो दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू विच वी कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुके हैं, बट हम अगेन इम्पोर्टेंस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्मॉल बिजनेसेस ऑफन हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज एंड एक्सपेंशन। वन ऑफ द फैक्टर्स वी हैव टू लुक एज इट हाउ टू इन्वेस्ट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर स्मॉल बिजनेसेस को ऑब्वियसली कोई डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का, तो वन ऑफ द रीज़न इन्वेस्टमेंट डिसीजन का लेने का एक वे कौन सा है कि किस चीज़ को हम देखें? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, कि भाई हमारे पास प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है। एक हमें 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, दूसरा सपोज 200 बोल रहा है, एक 150 बोल रहा है। ठीक है, अब उस पर एक पर्टिकुलर वो इंटरेस्ट भी दे रहा होगा हमें। टाइम वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट कि ए बी सी 3 प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर में हमें उन पैसों में से इंटरेस्ट को चार्ज करते करते टोटल कितना अमाउंट मिल सकता है। सो फाइनली जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करेंगे, लेटर ऑन हम फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, अब हम उसमें इन्वेस्ट करें। द सेकेंड इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। गाइज वी विल लर्न दिस टॉपिक लेटर ऑन कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लैंस कि भाई कैपिटल बजटिंग क्या है। Capital budgeting is nothing but when you are taking an investment decision related to your fixed asset, यानी कोई big projects में investment की बात कर रहे हो, अपने business को expand करने की बात कर रहे हो, new product introduce करने की बात कर रहे हो, new market में आप जा रहे हो यानी market growth की बात कर रहे हो, इस तरह की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात आप करते हो फिक्स एसेट में, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प अस टू मेक अ डिसीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग, यानी लॉन्ग टर्म जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसके डिसीजन में हमें हेल्प करता है। एंड इंशाल्लाह हम इसको आगे समझेंगे कि कैसे कैपिटल बजटिंग हमें हेल्प करता है। ओके, नाउ द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं किस तरह से। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी establishes that there is a preference of having money at present time than a future point of money. Guys, we know भाई कि हमें प्रेजेंट टाइम पे जो पैसा मिलता है हमें उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है बनस्बत अगर हमें फ्यूचर में रिसीव हो। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। लेट अस अंडरस्टैंड कि आगे क्या बोल रहे हैं कि इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ गिविंग एन ऑप्शन ए टू रिसीव ₹10,000 नाउ और ऑप्शन बी आफ्टर 3 years, ही विल प्रेफर ₹10,000 और 10,000 नाउ। नाउ दो ऑप्शंस हैं, मैंने जो पहले बात की कि 10,000 अभी मिल रहे हैं और 10,000 3 साल बाद मिलेंगे। दो ऑप्शन है, कौन सा चुनोगे? वो सेलेक्ट करेगा ऑप्शन ए कि भाई मुझे अभी 10,000 चाहिए। Now why we will select that particular option? Now let's read it. Because although the amount is the same, you can do much more with the money if you have it now. Because over time you can earn more interest on your money. By receiving ₹10,000 today, you can increase the future value of your money by investing and gaining interest over a time period. For option B, you don't have any time on your side and the payment received in 3 years would be your future value. Why? हमें प्रेजेंट टाइम वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि जो 10,000 हमें अभी मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे यानी अपनी पैसे को कमिट करेंगे और वहाँ से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें देंगे कि भाई आपने 10,000 रखवाए हैं, आपको इस प्रोजेक्ट से 5, 6 और 10% इंटरेस्ट मिलेगा। यानी उस 10,000 पे एक मतलब 3 साल के लिए अगर हमने रखवाया तो 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला फिर वो 10,000 में प्लस करेंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अगेन जो टोटल अमाउंट बना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अब उस पे 10% इंटरेस्ट कमाएंगे, फिर उसको टोटल करेंगे। फिर चलो थर्ड ईयर में अब कितना इंटरेस्ट है भाई, टोटल जो अमाउंट सेकेंड ईयर का हुआ इंटरेस्ट मिला के अब उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इस तरह हमारा पैसा ग्रो होता जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रूट्स ग्रो, हम प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, एक ज़मीन में हमने सीड्स बोके, ठीक है, वो प्लांट हुआ, फिर उससे हम ग्रो करते कि ग्रो होते जाती है ना, इसी तरह हमारी मनी ग्रो होगी। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट द मनी विल ग्रो कंटिन्यूसली, बट if we receive something in future 3 years from now, obviously we will get just 10,000, वही हमारी future value होगी। So this is the reason we are selecting option number A. If you are choosing option A, your future value will be 10,000 plus any interest acquired over the 3 years. Obviously interest कोई भी हो सकता है, लेकिन 10,000 पे आपने वो इंटरेस्ट भी कमाया होगा। Now look at this picture, यहाँ पे ऑप्शन A और B दिया गया है। ऑप्शन ए में ये हमें प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 10,000 और यहाँ पे ज़ीरो लिखा है। नाउ लेट मी मेक यू क्लियर दैट व्हाट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो जो होता है इट मीन्स प्रेजेंट टाइम, अभी आज का वक्त, अभी इस प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास पैसा है या आपने इन्वेस्ट किया है उसको बोलते हैं ज़ीरो, टाइम पीरियड ज़ीरो। नाउ आफ्टर ये कह रहे हैं कि भाई 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, 3 ईयर्स के पूरे बाद 10,000 तो होंगे ही होंगे, उसके साथ प्लस इंटरेस्ट जो हमें ये 1 ईयर में मिला होगा, फिर सेकेंड ईयर में मिला होगा, फिर थर्ड ईयर में मिला के, यानी ये अमाउंट ज़्यादा बन जाएगा। जबकि ऑप्शन बी में क्या है 10,000, भाई देयर इज़ नो इंटरेस्ट क्योंकि हमने इसको माइनस में लिखा है, यानी हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो क्या अमाउंट सिर्फ 10,000 रहेगा। सो दैट्स वाई वी हैव सेलेक्टेड ऑप्शन नंबर ए। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि मनी की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हिसाब से। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डेफिनेशन क्या है कि आज का पैसा अगर सेम अमाउंट 100 है, $1 है, आज मिलता है वो बेहतर है, फ्यूचर में वही अमाउंट अगर हमें मिलता है तो ओके, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट टाइम इज़ बेटर, ठीक है, हमें अगर मनी आज मिलती है वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमने उसके रीजंस पढ़े कि क्यों हम कहते हैं कि आज अगर हमें $1 मिलता है वो बेहतर है फ्यूचर में वही $1 मिलने से। तो उसके हमने रीजंस पढ़े कि भाई रिस्क होता है, पैसा फ्यूचर में मिल पाए ना पाए, इन्फ्लेशन होती है, प्राइसेस बढ़ती हैं, थर्ड रीज़न था भाई कंजप्शन ज़्यादा होती है, और चौथा था इन्वेस्टमेंट, यानी अभी पैसा मिलेगा तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में मिलेगा तो पता नहीं जाके कब मिले, फिर उसको इन्वेस्ट करें। ओके, अब हम कुछ पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ना जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो दे आर टू मेजर टेक्निक्स, वन इज कंपाउंडिंग, what compounding, and the second is discounting। कंपाउंड एक चीज़ नहीं बोलते, ये नो कंबाइन, एक साथ मिला देना, कंपाउंड कोई चीज़ मिल रही है एक साथ, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू टेक्निक, यानी इसको दो, या तो कंपाउंडिंग बोलते हैं या फ्यूचर वैल्यू, यानी जो आगे जाके रिसीव होनी है। सो लेट्स understand the process of calculating future value of cash flows. In this concept, the interest earned on initial principal amount becomes a part of the principal at the end of compounding period। वो टेक्निक जिसके थ्रू हम फ्यूचर वैल्यू मालूम करें उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। यानी जो हमें अभी प्रेजेंट वैल्यू अभी हाल में पता है कि हमारे पास 10,000 हैं, 20,000 हैं, 30,000 हैं, उस प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू में जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि उस प्रेजेंट वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सपोज अगर 20,000 है तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह जो भी हमें मिलना होगा ना वो उसके साथ मिलता जा रहा है, कंपाउंड होता जा रहा है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज कंपाउंडिंग। ऐड होता जा रहा है, 20,000 था उसमें 5% इंटरेस्ट अगर हमने गेन किया 1 ईयर में, तो भाई वो टोटल अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट हमने गेन किया था उसको टोटल मिला के अब हम उस पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ कंपाउंडिंग। नाउ द सेकेंड इज इट्स ऑपोजिट, दैट इज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट का मकसद क्या होता है, कोई चीज़ जब कम हो रही हो ना, डिस्काउंट है ना, कम, नॉर्मल चीज़ से हम कम की तरफ जाते हैं, कोई चीज़ रिड्यूस होती है तो दैट इज़ डिस्काउंटिंग।
तो इसका मकसद ऑपोजिट होता है, यानी हमें फ्यूचर की वैल्यू पता है, यानी मुझे पता है 5 साल बाद मुझे 1 लाख मिलेगा. ओके, आई विल गेट 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 5 years. नाउ हाउ वुड आई नो कि भाई प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी, अभी मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. सो फ्रॉम future value when we are going back to the present value, that is called as discounting. पीछे जा रहे हैं फ्यूचर वैल्यू से, दैट इज डिस्काउंटिंग. फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी. वाई? बिकॉज हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट ऐड कर 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 करके फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा हो गई. अब हम ज़्यादा से कम यानी अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे जा रहे हैं, ज़ीरो पीरियड में जो हमारा पैसा था वहाँ जा रहे हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड द concepts ऑफ two techniques of time value of money. नाउ यहाँ पे फर्दर बताया गया है कि भाई जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमने पढ़ा कि उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, राइट. नाउ ये कंपाउंडिंग भी दो तरीके की होती है. वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट. अब पहले मैं आपको बताती हूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट का मकसद है एक फिक्स्ड इंटरेस्ट. जैसे अगर अब सपोज है कि 100 रुपीज़ आप लोग इन्वेस्ट करें, उस पर जो 5% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो फिक्स्ड हर साल जो है वो फिक्स्ड ही हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो री इन्वेस्ट होगा और इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे. इट इज़ द इंटरेस्ट दैट इज़ कैलकुलेटेड ओनली ऑन ओरिजिनल अमाउंट. यानी जो हमारे पहले 100 रुपीज़ थे, एक ही टाइम पे हमने उस पर 5% इंटरेस्ट लगाया, जो भी हमारा आंसर आया अब हम हर साल उसी इंटरेस्ट को प्लस करेंगे. सेकेंड ईयर में भी वही इंटरेस्ट प्लस करेंगे, थर्ड ईयर में भी वही इंटरेस्ट ऐड करेंगे. यानी जो मेन 100 रुपीज़ पे लगा, दैट्स इट. दूसरा जो हमने बाद में इंटरेस्ट गेन किया उस पर कोई हमारा कैलकुलेशन नहीं हो रही. जिस प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 100, हम उस पर जो एक दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और वही इंटरेस्ट हर साल हम देते हैं, दैट इज़ नोन एज सिंपल इंटरेस्ट. Now let's move on to the compound interest. It is the interest that is received on the original amount as well as on any interest earned but not withdrawn from earlier periods. ये वो इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, ये इंटरेस्ट उस पर मतलब तो लग गया, ठीक है, वंस तो उस पर लगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अब सेकेंड ईयर में जो 100 रुपीज़ थे, सपोज उसमें 10 रुपीज़ हमारे इंटरेस्ट के ऐड हुए, तो 110 रुपीज़ हो गए. 100 प्लस द 10 रुपीज़ ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इज़ 110. अब उस 110 जो सेकेंड ईयर में, अब उस टोटल 110 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, नॉट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़. डिड यू गेट इट? क्या करना चाह रहे, पहले सिर्फ मेजर अमाउंट था उस पर हम कैलकुलेट करते थे फिक्स इंटरेस्ट. अब हम क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हुआ वो हमने ऐड किया प्रिंसिपल अमाउंट में, अब हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. यानी प्रिंसिपल एज वेल एज जो इंटरेस्ट है उस पर हम अर्न करते हैं इंटरेस्ट. दैट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हम फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. गाइस यू नो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है. अगर आप लोगों ने पढ़ा हो और आप लोग को याद हो, क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का. इसका फॉर्मूला नहीं होता PRT. यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ अ टाइम PRT. P मतलब प्रिंसिपल, R मीन्स क्या होता है हमारे पास, इंटरेस्ट, और T होता है टाइम पीरियड, ठीक. PRT, राइट. ये क्या आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए. अब अगर हमें फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस, हमें क्या करना होता है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो भी हमारा है, सपोज हमारा 100 रुपीज़ है, हम पहली वाली एग्जांपल लेते हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस PRT, यानी P प्लस PRT. P क्यों लिखा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में ही PRT पूरा इंटरेस्ट जाएगा ना.
क्योंकि प्रिंसिपल में हमेशा इंटरेस्ट डलेगा तो हमें टोटल अमाउंट पता चलेगा ना कि हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। सो ऑब्वियसली इट इज़ P प्लस PRT। अब इसमें से गाइस यू नो कि हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है, P कॉमन निकल रहा है, राइट। जब हमने P को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस RT। तो यही हमारे फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह निकला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट राइट multiply by 1 plus interest rate multiply by number of periods. So this is a simple interest formula. Now compound interest का formula क्या होता है, future value यानी future value मालूम करें is equals to present value। ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू तो लगाएंगे ही, उसके साथ हम क्या करेंगे 1 प्लस आई पावर एन, यानी इंटरेस्ट कितने सालों का, उन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, दैट इज फ्यूचर पी वी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू जो अभी हमारे पास पैसा है, एफ वी फ्यूचर वैल्यू, आई इंटरेस्ट पेड बाय इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट जो हमें पैसा देगी वो, और एन क्या होता है नंबर ऑफ पीरियड्स जो इन्वेस्टमेंट विल बी हेल्ड, 10 साल के लिए है, 8 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, उतने सालों से हम उसको क्या करेंगे उसकी पावर आएगी, राइट। अब दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि भाई लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल को हम बाद में देखते हैं, पहले ये वाली पढ़ते हैं कि इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है। हमने दो तो इंटरेस्ट पढ़ लिए, वन इज सिंपल इंटरेस्ट, द सेकेंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे एक दफ़ा कैलकुलेट होता है, हर साल वही अमाउंट हमें मिलता है, 10 है तो 10 रुपये मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन कि भाई प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हुआ वंस, जो इंटरेस्ट अब वो इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल अमाउंट में सेकेंड ईयर में ऐड हुआ ना, 10 साल में हमने प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड किया हुआ था ऑलरेडी, उस पर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसका मकसद है नॉर्मली यू नो गाइस कि वी आर गेटिंग एन इंटरेस्ट ईयरली, हमें हमेशा एक साल में इंटरेस्ट मिलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पे यही सुनते हैं कि भाई इंटरेस्ट कब कब मिलता है, एक साल के अंदर, 1 ईयर में, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर यूजुअली। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसका अमाउंट आपको सिर्फ साल में एक ही दफ़ा मिले, नो। समटाइम्स वो सेम इंटरेस्ट अगर 10 रुपये हैं सपोज, तो वो 10 रुपये आपको क्या मिलते हैं ट्वाइस, एक साल में 2 दफ़ा भी मिल सकते हैं, क्वार्टरली यानी आपको साल में 4 दफ़ा भी मिल सकते हैं, मंथली यानी हर महीने होंगे 10 रुपये लेकिन हर महीने आपको मिल सकते हैं, इवन हर वीक आपको मिल सकते हैं। अगर आप वीक की बात करो तो 52 वीक्स हो जाएंगे, राइट। हर दिन भी मिल सकते हैं, वो मिलेंगे 10 रुपये लेकिन वो 10 रुपये एक एक दिन के हिसाब से डिवाइड होंगे, एक एक वीक के हिसाब से डिवाइड हो सकते हैं, यानी साल में 2 दफ़ा के हिसाब से डिवाइड हो सकते हैं, हर हिसाब से हो सकते हैं, राइट। जब हम 1 ईयर की बात नहीं करते और हम उस इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते हैं सेमी एनुअली, क्वार्टरली, वीकली, सो दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेट्स स्टडी इट। इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज when interest is compound more frequently than 1 टाइम पर ईयर, एक साल से ज़्यादा टाइम, ठीक है, जब आपको एक इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज़ इंट्रा कंपाउंडिंग। दिस मीन्स दैट देयर आर मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड्स, यानी आपका कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड हमने पढ़ा था ना किस तरह से कंपाउंडिंग होती है, जब आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट वगैरह ऐड होता जाता है, फ्यूचर वैल्यू बनती जाती है, दैट इज़ कंपाउंडिंग, ऐड होता जाता है। तो कंपाउंडिंग आपकी एक से ज़्यादा दफ़ा होती है, दैट इज़ इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सम इंटरेस्ट रेट्स आर कंपाउंडेड सेमी एनुअली 2 टाइम्स पर ईयर, मंथली। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि पहले में तो देखें 1 ईयर और 2 ईयर नॉर्मली जैसे हमें मिलती है, ठीक है। अब हमें क्या कर सकते हैं, 2 टाइम भी मिल सकती है, और नीचे हमें एग्जांपल दी कि 1 ईयर में हमें समटाइम्स मंथली भी मिलती है, यानी हर साल जैन में भी मिलेगी, ओ आई एम सॉरी मेरा मतलब हर महीने, यानी हमारे पास 12 महीने हैं, तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो
₹20 मिल रहे हैं या ₹30 मिल रहे हैं, वो सारे किस में डिवाइड हो जाते हैं? 12 महीनों में, और 12 महीनों में थोड़े 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 करके हमें मिलते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इस तरह से कि गाइस पहले एक चीज़ हमें 1 साल के अंदर मिल रही थी, राइट? अगर इन्वेस्टमेंट हमने 5 साल की थी तो हमने ब्रैकेट में वो 5 साल लगा दिए थे, राइट? एन एन लिखा था, यानी नंबर। अब हम उसको नीचे डिवाइड में क्या लिख देते हैं? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। ये क्या है? एनुअल इंटरेस्ट रेट, यानी कितना एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको मिलना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जो एनुअल इंटरेस्ट है, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट है, वो हमें उतने पीरियड्स में तोड़ तोड़ के मिलना है, राइट? चंक्स में मिलना है ना, स्मॉल स्मॉल चंक्स में। दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग द एनुअल इंटरेस्ट रेट विद द नंबर ऑफ दैट चंक्स। फिर चाहे 2 टाइम्स हुआ, 12 टाइम्स हो, 365 टाइम्स वो चंक्स बन रहे हैं, हम उसी से उसको डिवाइड करेंगे। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पीरियड इन्होंने एग्जांपल दिए कि अगर सेमी हो यानी 2 दफ़ा तो ऑब्वियसली उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर मंथली हो तो 12 से करेंगे, अगर डेज हो तो 365 डेज क्योंकि डेली करें, अगर वीकली हो तो हम इस 12 के बजाय 52 लगा देंगे। ओके, नाउ देयर इज अ सिंपल फार्मूला, बाकी फार्मूला सेम आप देख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू का सेम, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये भी सेम है, प्रेजेंट वैल्यू ये हमारा सेम है, हमारा लिखा था 1 प्लस आई, ठीक है, और हमारी जो पावर में था n। अब डिफरेंट क्या है? ये जो हमारी i है, i के नीचे हम डिवाइड कर देंगे किससे? m से। व्हाट इज m? यहाँ पे क्लियरली लिखा है कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। जितने टाइम में हम अपने इंटरेस्ट को चंक्स में जितने टाइम डिवाइड करेंगे उतना हम नीचे लिख देंगे। सेमी है तो 2 लिख देंगे m में, अगर हमारा मंथली है तो 12 लिखेंगे, ठीक है। और ईयर, ईयर में हमने क्या किया है? एन तो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स थे कि 5 साल प्रॉफिट मिलेगा, 6 साल मिलेगा। अब हम उसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं एम के साथ? क्योंकि 6 साल में के अंदर मिल रहा है, लेकिन उस 6 साल में जो एक इंटरेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड हुआ है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 साल में हमें एम टाइम्स वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो इंटरेस्ट के डिवाइड कर देंगे एम के साथ, उसके बाद एन यानी जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर के साथ। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट अर्न्स इंट्रा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कि भाई प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000, एनुअल इंटरेस्ट रेट है 6%, लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5 ईयर्स। अब हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंडिंग पीरियड रेट कैसे मालूम होता है? 6%, यू नो दैट 6% परसेंटेज फॉर्म में, तो ऑब्वियसली वी विल डिवाइड इट विद 100, सो वी गेट 0.06। यहाँ पे कंपाउंडिंग पीरियड रेट में लिखा है 0.06 डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों लिखा है? सपोज हम सेमी एनुअली कर रहे हैं, राइट? तभी हमने डिवाइड बाय 2 लिखा है, इट मीन 0.03, ठीक है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स। 5 साल थे, लेकिन 5 साल में जो 1 साल है उसके अंदर भी कितनी दफ़े हमें मिल रहा है? 2 पीरियड्स पर ईयर। तो टोटल हमें कितना मिलेगा? ऑब्वियसली 5 ईयर्स में 10 टाइम्स वो कंपाउंडिंग हुई होगी पीरियड्स की, राइट? तो अब हम सिंपल फार्मूला लिखेंगे। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप डायरेक्टली पहले ऊपर ये फार्मूले से डिवाइड कर दो ऑलरेडी 2 से, और यहाँ पे ईयर्स में मल्टीप्लाई करो 2 से, या फिर क्या करो, आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो तो फॉर्मूला में डाल दो। फॉर्मूला में अब क्या करोगे? आई के नीचे एम, और यहाँ जो एन मल्टीप्लाई बाय एम, तो आंसर तो सेम ही आएगा। वेल, ये कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि आंसर कितना आया है? 13,439, यानी प्रेजेंट वैल्यू थी 10,000, वो कितने 5 सालों के बाद कितनी बन गई? 13,439। क्यों बनी? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा था सेमी एनुअली। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम फ्यूचर वैल्यू का ग्राफ देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से बनाया है। इफ़ यू इन्वेस्टेड ₹2000 टुडे इन एन अकाउंट दैट पेज 6% इंटरेस्ट। अगर आप लोगों के पास 2,000 रुपये हैं, ठीक है, अकाउंट में,
आपने बैंक अकाउंट में 2000 डाले हैं जिस पे आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी एक सेमी नहीं हो रहा है, एनुअली एक ही टाइम पे आपको वो इंटरेस्ट मिल रहा है. सो यू डोंट नीड टू हरी और टेंशन में आ जाओ कि भाई अब मुझे एम फार्मूला यूज़ कर. नो, क्योंकि एक ही साल में सिंपल वही फार्मूला यूज़ होगा जो था हमारा कि भाई फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू यार मल्टीप्लाई बाय 1 + r और आपके पास में n आ जाते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, राइट. हाउ मच विल बी इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल बाद. अब ये कितने साल की इन्वेस्टमेंट है, सपोज 2 साल के, 2 साल के बाद अगर आप कोई विदड्रॉ नहीं करो तो कितना पैसा आपके पास जमा हो जाएगा. आप जब सेविंग अकाउंट्स नॉर्मली बैंक में खोलते हो तो आप नोटिस करोगे कि अगर आप लोग वहाँ से विदड्रॉ नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट गेन होता जाता है और आपकी कुदरती आपका जो वैल्यू एक 2 साल पहले एक अमाउंट होता है वो बढ़ के उस पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता जाता है हर मंथली या ईयरली बेसिस पे, वो आपका अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाता है. तो यही पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप विदड्रॉ नहीं कर रहे हो तो 2 साल के लिए आपने लगा दिया तो आपको कितना अमाउंट 2000 जो है वो कितने बन जाएंगे फ्यूचर में. अब आप ये देखो, ज़ीरो मीन्स अभी प्रेजेंट टाइम जिसमें आपने 2000 इन्वेस्ट किए और कितने इंटरेस्ट पे 6%, यानी हर साल आपको 6% मिलेगा. तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी. तो ये इन्होंने देखे फॉर्मूले के तहत यूज़ किया है, PV ब्रैकेट 1 + I⁴n. तो अब PV कितना था, यहाँ पे हमारे है ये रहा 2000 और इंटरेस्ट है 6%. तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 1 + 6 करेंगे तो 1.06 और पावर 2. तो जब हमने पावर लगाई तो हमें पता चला 2247. 2000 से ये कितना बन गया 2247, 247 ऑलमोस्ट पैसे बढ़ गए. नाउ दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू. ऑब्वियसली जब हम फ्यूचर वैल्यू में जाते हैं कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ कंपाउंडिंग. व्हेन वी आर गेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम पीछे चले गए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग. उसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा, हम उसी से ड्राइव करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू PV 1 + I⁴n. तो जब हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो ये चीज़ जो मल्टीप्लाई में थी अगर वहाँ पे चली जाएगी तो ऑब्वियसली जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है दूसरी साइड जाएगी तो वो क्या बन जाती है, वो डिवाइड में हो जाती है. और इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब हम किसी ज़्यादा बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ में जाएंगे तो वो डिवाइड होती है और जब हम बड़ी चीज़ इंक्रीमेंट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होती है. तो हम क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट में जा रहे हैं तो वो कम होगी, दैट्स वाई वो डिवीजन फॉर्म में होंगी. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + I⁴n. तो हमें ग्राफ में भी बताया गया है कि अज्यूम दैट यू नीड टू हैव एग्जैक्टली ₹4000 सेव 10 years फ्रॉम नाउ. अब हमें पहले ही इन एडवांस क्या बताया गया है कि फ्यूचर में 10 years बाद कितने पैसे मिलेंगे, 4000. यानी 10 साल बाद कितने पैसे मिलने वाले हैं, 4000. इट मीन्स वी डोंट नो कि अभी हमें कितने इन्वेस्ट करने हैं, हमें जैसे ये पता है कि 10 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा 4000. इट मीन्स इट्स अ फ्यूचर वैल्यू. हाउ मच must you deposit today in an account that pays 6% interest compound annually so that you can reach your goal of ₹4000. कह रहे हैं भाई आज आप कितना इन्वेस्ट करोगे 6% के इंटरेस्ट पे ताकि आप लोग को वो 4000 मिल जाए, क्योंकि आप लोग को 4000 चाहिए. तो लेट्स स्टडी. हमने एज यूजुअल वो डायग्राम बनाई कि ज़ीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होगा कोई, लेकिन उस स्टार्टिंग पॉइंट का पैसा नहीं पता. सो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कुछ नहीं लिखेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे जाके हो गया 4000. अब हम आप नोटिस करोगे तो ये 4000 से नीचे जो एरो जा रहा है वो पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा. पहले आगे जाता था, क्यों, क्योंकि हम आगे की साइड नहीं जा रहे, हम पीछे प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसलिए पीछे एरो जा रहा है. सो अगेन फार्मूला में इसको कैलकुलेट करते हैं. पहले क्या था, फ्यूचर वैल्यू थी 4000 तो हमने 4000 पुट की अपॉन में 1 + I कितना था 6%. एंड जब इसको प्लस किया तो 1.06 आएगा और पावर 10. तो फाइनली वी विल गेट द आंसर 2233, यानी 2233 रुपीज़ हमें अभी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जो 10 साल बाद हमें मिलेंगे तो 4000 बन के मिलेंगे. सो दिस इज़ द कंसेप्ट.
ये ग्राफिकल फॉर्म में भी हमें बताया गया है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम लोग फार्मूलाज में भी लिख रहे होते हैं। तो ये देखें एग्जांपल, अरसलान नीड्स टू नो हाउ लार्ज ऑफ अ डिपॉजिट टू मेक टुडे सो दैट द मनी विल ग्रो रुपीज़ 2500 इन 5 years। अरसलान एक बंदा है, ठीक है, अब वो चाहता है कि उसकी मनी ग्रो करे, 5 साल में उसे 2500 कमा के दे। फ्यूचर वैल्यू पहले ही पता है, और कितने सालों में, 5 सालों में। अब वो कह रहे हैं कि भाई प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 4% के इंटरेस्ट पे, जिससे 2500 कमाया जा सके। तो वैस यू नो कि ज़ीरो पे हमें वैल्यू पता नहीं है, 1 2 3 4 5, डायरेक्टली 5 पे जंप करके कितना बनता है 2500। अब हम एरोज़ को बैक पे लेके आते हैं, पहले चौथे साल का कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तीसरे से दूसरे, दूसरे से एक, और एक से फाइनली हम प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएंगे। तो इसको हम फार्मूला में कैलकुलेट करते हैं। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पर भी डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करके अब यहाँ भी लिख सकते हो। ये जो 4 पॉइंट है, 4 पे डायरेक्ट पहले वैल्यू लिख सकते हो, फिर थर्ड की लिख सकते हो, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। अलग अलग से भी कैलकुलेशन हो सकती है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिस्टर्बेंस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि आप एक एक की निकालो। इट्स बेटर टू डायरेक्टली कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। डायरेक्टली 5 साल पीछे होके आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। सो दिस इज़ द फार्मूला। PV इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, उसकी पावर आ जाती है n। सो 2500 हमने फ्यूचर वैल्यू लिखी जो हमें मिलनी है 5 साल बाद, डिवाइडेड बाय 1.04, और हमने पावर दी थी कितनी, 5, क्योंकि 5 साल है तो हमें पता चला यार 2054 हमें अभी देने पड़ेंगे अरसलान को। सो इंशाल्लाह ये आज का टॉपिक था एन्युइटी। इंशाल्लाह जो है हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो थम्स अप भी दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।